देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीईडी एसबी 101 वैल्यू एजुकेशन मूल्य परक शिक्षा, इसके हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, वैल्यू एजुकेशन का दिसंबर 2024 अभी तक इस सब्जेक्ट का सिर्फ एक बार एग्जाम हुआ है। ठीक है, एक बार एग्जाम हुआ है। अब आपका जो एग्जाम होगा वो जून 2025 में होगा। कब होगा? जून 2025 में इस सब्जेक्ट का एग्जाम दूसरी बार होगा। ठीक है, एक बार जो एग्जाम हुआ है उसी को क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाने होते। देखिएगा, बीईडी एसबी 101 मूल्य परक शिक्षा, इसको बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। एग्जाम वैसे आपका जो रहेगा 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। एग्जाम 3 घंटे का रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, नोट्स में देखो क्या लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं? 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और 20 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 पन्ने तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 4 से कम जरूर कम मत लिखिएगा, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 पन्ने कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा जैसे अगर मैं बता दूं, जैसे एक पेज होता ना तो उसके आगे पीछे, जैसे एक पन्ना अगर आप लेके आएंगे तो आगे पीछे होता ना, तो वैसे एक पेज ले आगे पीछे, फिर एक पेज आगे पीछे, इस हिसाब से 4 जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, शिक्षा एवं मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए, मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी में अथवा करके क्वेश्चन दूसरा क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या है? भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और इसको कैसे लिखना वो भी मैं बताऊंगा कि पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। और भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पेपर में एग्जाम में तो अथवा करके आता है। अथवा मतलब होता है कि दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अगर एग्जाम में बाई चांस यही क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बुक है, बुक की पेज नंबर 62 पे आ जाएगा। उसी में अगर आप देखेंगे तो 1.7 में क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारतीय संस्कृति में देखो, भारतीय संस्कृति यानी संस्कृति क्या होती है, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पाठ, विवाह शादी, ये जो भी चीजें होती है, यही चीजें को हम संस्कृति में जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, खान पान हो गया, खाना पीना हो गया, भाषा हो गई है, उठना बैठना हो गया है, शादी विवाह हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, ये सारी चीजें संस्कृति में काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं संस्कृति आसान भाषा में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन को लिखने से पहले जैसे सबसे पहले उसकी हम लोग क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखें, देखो हम उन मूल्यों को कैसे प्राथमिकता दें, पहचान करें जो हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। फरवरी 1999 में मूल्य परक शिक्षा पर भारतीय संसदीय समिति ने 5 सार्वभौमिक मूल्यों की पहचान की। यानी भारतीय संस्कृति में कौन कौन से मूल्य हैं, 5 मूल्य उसने बताए थे। कौन कौन से? सत्य। भाई आप सबने सुना होगा कि हमारे कल्चर में सत्य की बड़ी, जो बोला गया ना भाई, सत्य और अहिंसा। तो हमारे अगर मैं बात करूं तो 1999 में भारतीय संसद ने संस्कृति के 5 मूल्य बताए थे। पहला उन्होंने सत्य बताया, दूसरा बताया धार्मिक आचरण। धार्मिक आचरण का मतलब होता है कि धर्म में जैसी बातें लिखी गई हैं वैसा हम काम करें। तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम और पांचवा अहिंसा। ये भारतीय संस्कृति के 5 मूल्य बताए गए थे 1999 में भारतीय पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद में। क्या? सत्य, धार्मिक आचरण यानी सत्य कह लीजिए, अहिंसा, शांति, प्रेम और धार्मिक आचरण अहिंसा, ये क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में कौन कौन से मूल्य हैं। तो देखो, भारतीय संस्कृति का जो पहला मूल्य है, इतना तो आपको लिख देना भूमिका में। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग नंबर 1 ऐसे लिखना, पॉइंट नंबर 1, और ब्लैक पेन से लिखना है भारतीय संस्कृति का यानी जो स्रोत, यानी भारतीय संस्कृति का मूल पहला क्या है। अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप बात करेंगे, मूल पहला मूल है भाई धर्म। देखो, भारतीय संस्कृति में धर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कल्चर यानी भारतीय परंपरा में जो भी चीजें होती हैं, अगर बात करूं चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे पूजा हो,
चाहे पाठ हो, चाहे खान पान हो, या अगर मैं बात करूं या अन्य कोई काम, सभी धर्म के अनुसार ही होते हैं। तो भारतीय संस्कृति का पहला मूल्य है भाई मेरे धर्म। भारत एक अगर आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नागरिकों को उनके धर्म पालन की स्वतंत्रता है। आप सबको पता कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिस राज्य का कोई धर्म नहीं, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। और भारत में कह सकते जितने लोग हैं सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है भाई। कोई भारत धार्मिक सहिष्णुता का यानी भारत में बहुत सारे धर्म है, ठीक है, कोई आधिकारिक यानी सरकार का या राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। भारत में 4 प्रमुख धर्म है। कौन कौन से हैं? जैसे भारत में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ठीक है। ये इन धर्मों की हम लोग अगर हम बात करें, जैसे हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो धर्म निकले हैं वो हिंदू धर्म से ही निकले हुए धर्म है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये 4 धर्म हैं अगर हम लोग बात करें। भारत के जो खास तौर से धर्म है अगर बात करूं, जबकि जो ईसाई धर्म है वह 1952 ईसा पूर्व भारत में आया है। अगर हम लोग इस्लाम की बात यानी जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म भारत में 8वीं शताब्दी में आया है। यानी कह सकते हैं कि भारत की स्टार्टिंग से नहीं रहा है, भारत में नहीं रहा है, और 8वीं शताब्दी के दौरान कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन होता है, मुस्लिम धर्म आता है। तो कह सकते हैं कि भारत जो है वो बहुत सारे धर्मों से मिला जुला देश है। यातनाएं, सताए गए यहूदियों को भारत में आश्रय मिला, उन्हें देश में यहूदी धर्म की शुरुआत की। पारसी भी ईरान और अरब पर विजय के बाद भारत में शरण ली। पूजा भक्ति पहला सूफीवाद और भक्तिवाद का रहस्यवाद आधार है। अगर मैं बात करूं तो भारत में कई सारे धर्म है और कई सारे धर्मों को कह सकते हैं कि भारत में शरण मिली है। अगर मैं धर्मों की बात करूं तो पहला भाई मेरे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म से जो दूसरा धर्म निकला वो है बौद्ध, जैन, सिख, ये 4 धर्म। अगला आप देखेंगे तो एक धर्म ईसाई, ईसाई धर्म जो है वो भी बाहर से भारत में आया है। और अगला 5वां धर्म देखेंगे इस्लाम, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। इस्लाम भी भारत में कह सकते हैं 8वीं शताब्दी में आया। एक है यहूदी धर्म जो है खास तौर से इजराइल का, आप सबने नाम खूब सुना होगा मीडिया उडिया में, समाचार अखबारों में, तो वहां से यहूदी जो धर्म है वो भी भारत में रहा है। तो भारत में अगर हम संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और भारतीय अगर धर्म की हम लोग यहाँ पर बात करें, आधुनिक भारत में धार्मिक पुस्तकें प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत मानी गई। भारत में शांति हो, वैराग्य हो, इस पर बहुत सारी बातें की जाती हैं। भारत में अगर बात करें तो बाइबल में प्रेम की बात की गई, करुणा की बात की, कुरान में दानशीलता व्यक्त की गई है। तो यानी कह सकते हैं भारतीय संस्कृति में धर्म जो है वो पहला मूल्य है। भारतीय संस्कृति का जो दूसरा मूल्य है समाज। भाई कोई भी देश बिना समाज के नहीं बनता है, ठीक है। समाज की, जैसे इन्होंने बोला कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या है, उसकी बात करें वो परिवार है। कोई भी देखो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। सांस्कृतिक प्रथाओं के रूप में विवाह और त्योहार पर नीचे चर्चा है। देखो समाज की अगर बात करूं तो समाज में सबसे पहले आता परिवार, ठीक है। परिवार समाज की मूल इकाई है। आप सबको पता है कि भारत में पहले संयुक्त परिवार चलते थे, यानी जहां पर कह सकते दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे ममेरे, भाई बहन एक साथ रहते थे। भारत में पहले कह सकते संयुक्त परिवार की परंपरा थी। अब भारत में आप लोग कह सकते एकल परिवार है। एकल यानी छोटे परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अब परिवार भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है। भारतीय समाज में अधिकतर पितृसत्तात्मक समाज है। यानी भारतीय जो समाज कैसा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है यानी जो सत्ता, यानी जो सारी चीजें यानी समाज में, यानी कह सकते परिवार में सीधा पिता से पुत्र को मिलते, उसको उसी को हम लोग बोलते हैं पितृसत्तात्मक। हालांकि भारत में 4 मातृसत्तात्मक भी हैं, जैसे गोरो, खासी, मेघालय कहीं, यानी भारत का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज रहा। दूसरा अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत है। भारत में विवाह अधिकतर माता पिता द्वारा तय। अगर हम लोग भारतीय संस्कृति में मैरिज की बात करें, शादी की बात करें, तो भारत में ज्यादातर जो शादियां होती हैं माँ बाप ही बच्चों की शादी तय करते हैं। ऐसे विवाहों में जिसमें पुरुष महिला अपना जीवन साथी स्वयं चुनते हैं अभी उतने लोकप्रिय नहीं है। दुर्भाग्य से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बावजूद भारत में आप लोग कह सकते हैं अभी भी भाई बाल विवाह जारी, यानी 18 से कम उम्र के लड़के और लड़कियों की और 21 वर्ष से कम उम्र लड़कों की शादी की अनुमति नहीं है।
लेकिन फिर भी बहुत सारा अगर आप देखेंगे तो भारत में बाल विवाह भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाल विवाह नहीं रहा। तो कह सकते हैं कि भारत में ज्यादातर जो शादियां माता-पिता के द्वारा ही तय की जाती है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करूँ, भारतीय कल्चर जो हमारा है, भारतीय संस्कृति को अगर आप लोग देखोगे तो परिवार में एक एकल विवाह की परंपरा भारत में बहुत रही। खास तौर से एकल विवाह का मतलब होता है कि एक आदमी एक ही लड़की से शादी करेगा या एक लड़की एक ही लड़के से शादी करेगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में विवाह जो रहा लगभग एकल विवाह रहा है। ठीक है, दूसरा भारतीय विवाहों में क्या बहुत कह सकते हैं, भारतीय विवाह जब होता है खास तौर से उसमें अगर ये खास तौर से परिवार व्यक्तियों का नहीं बल्कि परिवारों का एक मिलन होता है। अगर हम लोग बात करें भारतीय विवाह यानी हमारे संस्कृति में विवाह है। अगला अगर हम भारतीय संस्कृति के मूल्य की बात करें तो त्योहार, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मूल्यों में कह सकते हैं त्योहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो हर वर्ष त्योहार, साल में हमेशा त्योहार आता रहता है। अधिकांश भारत में धार्मिक महत्व और प्रार्थनाएं किसी भी त्योहार में अनिवार्य है। देखो हमारे देश में कोई भी अगर त्योहार आता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया जाता है। देखा होगा ना कि जैसे भारत में अगर कोई त्योहार आ गया तो पूजा पाठ उसका एक पार्ट जरूर होता है। भारतीय जो त्योहार होते हैं इसमें परिवार और दोस्तों का मिलना एवं खाना खाना भी शामिल होता है। परिवार की महिलाएं व्यंजन बनाती हैं, सभी जिसका आनंद लेते हैं। भारतीय त्योहारों में भाई नाच गाना, भक्ति गीत, कभी कभी डांस, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो भारतीय त्योहारों में होती ही हैं। देखो भाई कोई त्योहार है, अगर भारत के त्योहारों की बात करें, जैसे भारत में दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, पोंगल है, ओणम है, होली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है, गुरु नानक जयंती है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत में तमाम तरह के जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। और जो त्योहार है वो भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का अमूल्य अंग है। यानी भारतीय संस्कृति और भारतीय जो कल्चर है, यानी भारतीय संस्कृति के मूल्यों में त्योहार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भोजन, क्योंकि भोजन और कपड़े भी हमारे संस्कृति में आते हैं। तो भारतीय संस्कृति की अगर हम लोग बात करें, भोजन की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। भारत में भोजन न केवल इसलिए महत्व है क्योंकि यह पौष्टिक होता है, बल्कि इसलिए भी इसे भगवान का उपहार माना गया। बचपन से माता पिता बच्चों को भोजन बर्बाद न करने की सलाह देते हैं, इसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने की देखो खास तौर से। और भारत में स्वच्छता संबंधी कारणों से भोजन प्राय दाहिने हाथ से खाया जाता है। यानी आपने देखा कि भारत में जो खाना खाया जाता है वो सभी लोग हाथों से खाते हैं। और खास तौर से भारत में जो खाना खाया जाता है कौन से हाथ से खाया जाता है भाई, दाहिने हाथ से खाने की बड़ा रिवाज रहा है। ठीक है, भोजन खाने में और भोजन बनाने में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता संबंधी कारणों से भोजन हमेशा दाएं हाथ से खाया जाता है। उत्सव के यानी कोई उत्सव त्योहार है तो उसमें बहुत सारा भोजन व्यंजन बनता है और सब लोग खाते हैं। भारत में भूखे और गरीबों को खाना खिलाना एक धार्मिक वाक देखा होगा ना कि हमारे देश में बहुत सारे लोग भाई गरीब गरीब को खाना खिलाते रहते हैं। तो भोजन कह सकते हो कि भारत में गरीबों को व्यक्ति और धार्मिक संगठन भी गरीब व्यक्तियों को किसी महत्वपूर्ण अवसर पर भोजन कराते। जैसे आप सबने देखा कि कहीं कहीं भंडारा वंडारा लगा रहता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो भी महत्वपूर्ण उत्सव होता है, कुछ फंक्शन होता है, उसमें जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसको लोग भोजन कराते हैं। भारतीय पक्षी हो जानवर, उनको भी हम लोग खाना खिलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सजीव निर्जीव वस्तुओं में आत्मा होती है। तो भारत में अगर आप देखो, भारत में ज्यादातर शाकाहारी भारतीय परिवारों के बीच लोकप्रिय रहा है। ऐसा माना जाता है भारत में अहिंसा का पालन करते हुए व्यक्ति को मांस खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जानवरों की हत्या शामिल है। परंतु अपनी इच्छा अनुसार लोग यहाँ भोजन की देखो भारत में भोजन जो है कह सकते हैं कि भाई वो जरूर ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, लेकिन भारत में खास तौर से कहा गया कि हर व्यक्ति अपने मन पसंद का भोजन को खा सकता है। तो अगर हम लोग भोजन की बात करें, अगला अगर हम वस्त्र यानी देखो कपड़े जो होते हैं वो भी हमारी संस्कृति और कल्चर का यानी संस्कृति के मूल हैं। तो अगर हम वस्त्रों की बात करें तो भारतीय महिलाओं की अगर बात करें, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। भारतीय महिलाएं पारंपरिक कपड़े बहुत पहनती, जैसे साड़ी है, घाघरा, सलवार कमीज है। खास तौर से साड़ी हो गया, घाघरा हो गया, सलवार कमीज जो है यानी सलवार कुर्ता कुछ भी कह लीजिए, ये भारतीय महिलाओं के ड्रेस पहनने के हैं। हर राज्य में अगर देखोगे तो अलग अलग कपड़े पहनने की संस्कृति के तौर पर बिल्कुल अलग अलग परंपरा आपने देखी भी होगी। ठीक है, कहीं पर साड़ी पहने ले, कहीं पर सूट पहने, कहीं पर घाघरा पहने, यानी ये अलग अलग जगह पर कपड़े पहनते हैं।
पुरुषों के लिए भी अलग-अलग कपड़े, कहीं-कहीं कुर्ता पहनते, कहीं धोती पहनते, कहीं पैंट शर्ट पहनते, तो यानी कहीं कुर्ता पायजामा चलता है। यानी भारतीय पुरुषों में और भारतीय महिलाओं में जो कपड़ा यानी जो वस्त्र भारतीय कपड़ा भी संस्कृति का ही एक पार्ट होता है। तो अगर हम कपड़ों की बात करें तो अलग-अलग जो राज्य हैं, अलग-अलग जो स्टेट हैं, वहाँ पर कह सकते हैं कि अलग-अलग कपड़े पहनने की परंपरा है वो चलती है। अगर हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर पुरुष एवं महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनते हैं जो कि बहुत रंगीन होते हैं और अलग-अलग नमूने देखा होगा ना, खास तौर से जो बंजारे होते हैं या आदिवासी होते, तुम सबने टीवी में देखा, पता नहीं कैसे कपड़े पहनता है। पूर्वोत्तर मतलब मणिपुर है, मिजोरम है या असम है, त्रिपुरा है, इस या नागालैंड है, यहाँ के लोग अगर आप देखेंगे किस अलग-अलग प्रकार के बहुत ही रंगीन कपड़े पहनते हैं। भारत में कपड़े परंपरा संस्कृति की विविधता को बताते हैं। ये महज फैशन नहीं है, यानी भारत में जो कपड़े हैं वो फैशन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा संस्कृति को बताते हैं। प्राय लड़कियां महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती जो शरीर को ढकते हैं, उन्हें खुला नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि शरीर पवित्र है और भगवान का मंदिर है, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो कपड़े हैं वो भैया शरीर ढकने के लिए पहने जाते हैं, ना कि फैशन के लिए, क्योंकि भारतीय लोगों का मानना कि शरीर जो हमारा है वो पवित्र है और ये इसको ढकना जरूरी है। ठीक है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो भारत में महिलाएं आभूषण और सौंदर्य परिधानों में हमेशा नए-नए प्रयोग करती हैं। हमारी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। छात्रों की प्रदर्शनी में आयोजित में बात की, जिसमें वह पुराने और नए मिलाकर के फैशन बना सकें। तो भारत में कपड़े पहनने की भी अगर आप लोग बात करेंगे तो उसमें भी अलग-अलग देखो, अगर मैं कपड़े की बात करूँ या वस्त्रों की बात करूँ तो उसमें जो कपड़े लोग पहनते हैं तो पूरा जो कपड़ा पहनने का तौर तरीका हो सांस्कृतिक कल्चर के तौर पर होता है। अलग-अलग राज्यों की आप लोग कह सकते हैं कि लोग जो कपड़े पहनते हैं वो अलग-अलग उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर राज्य का कपड़े पहनने का बिल्कुल अलग है। अब हम बात करें भारतीय संस्कृति का अगला मूल्य है जाति एवं जनजाति। देखिएगा, भारतीय संस्कृति जाति, ठीक है, जाति और जनजाति संस्कृति, ठीक है, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प की विविधता से समृद्ध है। देखो भारतीय अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग जाति है, अलग-अलग जनजातियां। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में कई प्रकार की जातियां, तो भारत में आप सबने ये भी सुना होगा लंबे समय तक छुआछूत, अस्पृश्यता, इस प्रकार की चीजें जो हैं वह ज्यादा चलती थी। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जैसे जातियों के आधार पर भारत में आरक्षण भी दिया जाता है, जैसे छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेदों में यानी मौलिक अधिकारों में उसको बाकायदा खत्म कर दिया गया है। और जो खास तौर से भारत में कमजोर जातियां हैं उनके लिए खास तौर से संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो जाति और जनजातियां जो है वो भी भारतीय संस्कृति का एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ये भी भारतीय संस्कृति के मूल्य में है। अब हम बात करते हैं कि जो संगीत है, जो नृत्य है, उसकी बात करते हैं। ठीक है। संगीत और जो नृत्य चलता है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, भारतीय संस्कृति में जैसे अगर मैं बात करें तो इसमें देखिएगा हमारा क्या रहेगा, संगीत एवं नृत्य। इसमें अगर हम लोग बात करें क्षेत्र के आधार पर संगीत और नृत्य कई प्रकार के होते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग देखोगे अलग-अलग इलाके में अलग-अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं। जैसे भाई पंजाब में भंगड़ा होता है, कहीं पर अलग-अलग डांस किए जाते हैं। ठीक है। फिर भी एकता को मजबूत करने के संबंध बनाते हैं। वह त्योहार समारोह में अलग-अलग देखा होगा कि बहुत सारे जो त्योहार उसमें नाच गाना भी बहुत होता है। लोगों को बिना किसी खतरे के एक साथ लाते हैं। क्या एक प्रकार से लोगों को आकर्षित करता है। बचपन में ही माताएं बच्चों को अपने क्षेत्र के संगीत और नृत्य को सिखाती हैं। ठीक है। भारतीय संगीत और नृत्य को शास्त्रीय, लोक और लोकप्रिय रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो भारत में अगर मैं संगीत की बात करूं तो अगर आप देखो भारत में जो डांस है, जो संगीत है भारतीय संस्कृति में, तो देखोगे जैसे कर्नाटक में हिंदुस्तानी है, उसी प्रकार से जैसे बाउल है, गुजराती लावणी है, बंगाल में रविंद्र संगीत है, राजस्थान में रुदावली है। ठीक है। या अगर संगीत की बात हो जैसे भजन है, देशभक्ति है, कव्वाली है, गजल है। यानी अगर आप देखें भारतीय जो संगीत परंपरा है उसमें अलग, भाई कहीं पर भजन गाया जा रहा है, कहीं पर देशभक्ति गीत है, कहीं कव्वाली है, कहीं गजल है, या अलग-अलग प्रकार के जो संगीत कलाएं हैं या अलग-अलग जो संगीत है
वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संगीत वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने वाली चीज, जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत में वाद्य यंत्र भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे जैसे सितार है, सरोद है, सरंगी है, तानपुरा है, संतूर है, चित्रित वीणा है, ठीक है, तबला है, या ये ढोलक है, ये क्या अलग अलग जो वाद्य यंत्र है वो भी बजाते हैं। बांसुरी, शहनाई, ये भी वाद्य यंत्र अलग अलग बजाए जाते हैं। वीणा जैसे वीणा है जिसमें आई होगी, तो ये सारे भारत में क्या वाद्य यंत्र हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो हमारे गायक और संगीतकार जैसे बताए, जैसे गुलाम अली बड़े संगीतकार हैं हिंदुस्तानी में, जैसे एम सुब्रमण्यम है, जगजीत सिंह गजल गाते थे, आप सबको पता है, लता मंगेशकर, आर डी बर्मन, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, ये खास तौर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गाते थे, ठीक है। गजल के लिए जगजीत सिंह का एक खास तौर से नाम है। अगर प्रसिद्ध जैसे ए आर रहमान है, ठीक है, इस तरह के, यानी भारत में जैसे अगर मैं कुछ और बता देता हूं, जैसे रविशंकर सितार बजाते हैं, क्या पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते हैं, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने में, ठीक है, क्या है, बांसुरी बजाने में है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई में बहुत बड़ा नाम रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी डांस हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, जो सिंगर हैं, जो बजाने वाले लोग हैं, ये भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों में भी हम इनको लिखेंगे। अगला नृत्य, डांस होता, आप देखा कि अलग अलग इलाके जो हमारे, देखो जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु में भैया किया जाता है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथकली केरल में होता है, मोहिनी अट्टम केरल में होता है, मणिपुरी डांस मणिपुर में होता है, उड़ीसी उड़ीसा में ये लोक नृत्य होता है, छाऊ जो है पश्चिम बंगाल में नाचा जाता है, बिहू जो असम में होता है, भंगड़ा पंजाब में होता है, डांडिया गुजरात में होता है, गरबा गुजरात में होता है, घुंघरू राजस्थान में होता है। यानी अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार के जो डांस है वो यहाँ पर किए जाते हैं, भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति के मूल्यों में क्या अगर हम लोग बात तो भारतीय उसमें वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बनवाएगी वास्तुकला में। अगर मैं जैसे पेंटिंग वेंटिंग हो गया, जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, ताजमहल है, लाल किला कुतुब, ये भी क्या है, भारतीय संस्कृति में आएंगी, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो भारतीय वास्तुकला मतलब यानी जो स्मारक हैं, या कोई जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें, अजंता अलोरा की गुफाएं, इसको हम किस में जोड़ते हैं, वास्तुकला में। जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है, मैसूर पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग है, तिंजोर पेंटिंग है, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में कह सकते जो सारी चित्रकारियां की गई हैं, ये जो सब कुछ बनाया गया है, तो ये क्या है, ये भारतीय संस्कृति में था। वास्तुकला में जैसे हम लोगों ने बात किया, तो वास्तुकला की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो नगर योजना थी, जो स्नानागार था, जो अन्न भंडार था, जो कांसे की डांस करती हुई लड़की की मूर्ति थी, ठीक है, सांची का स्तूप है, मथुरा हो, अमरावती हो, यहाँ कोणार्क जा जो सूर्य मंदिर है, ये सब क्या है, हमारी वास्तुकलाएं हैं, ये भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों में इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। भाषा एवं साहित्य भी क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल्य में इसको लिखेंगे। भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख घटक है वह माध्यम है जिसके हम संचार करते हैं, यानी भाषा। भाषा सबसे पहले परिवार में सीखी जाए, आप सबको पता कि भाई कोई भी इंसान हो, सबसे पहले व्यक्ति जो भाषा को सीखता है वह अपने परिवार में ही सीखता है, इसकी जो फैमिली परिवार में ही सीखता है। फिर औपचारिक रूप से जब स्कूल जाता है तो लिखने पढ़ने वाली भाषा सीखता है। यदि कोई व्यक्ति बोलना पढ़ना लिखना नहीं जानता तो वह जीवन भर विकास नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा भाषा और साहित्य के गहरा संबंध है। मातृभाषा में ज्ञान महत्वपूर्ण है, यानी भाषा जो है, जो साहित्य मतलब किताबें जो लिखी गई हैं, ये भी कह सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के में इसको को भी बाकायदा इसको क्या करना, हेडिंग बना के लिखना, समझ रहे हो। लास्ट में भारतीय संस्कृति में जो प्रतीक होते हैं, जैसे अगर भारतीय प्रतीकों में बात करूं, जैसे अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्र पशु यानी राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष अंजीर का पेड़ है, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, या राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, या राष्ट्रीय कथन जो है सत्यमेव जयते है, ये सब क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये भारतीय संस्कृति के मूल्य में भी इसको भी आपको क्या करना, एग्जाम में हेडिंग बना के लिखना, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो पूरा 20 नंबर का आता है, और क्वेश्चन को भी आपको लगभग 20 नंबर के अनुसार ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इतना लिख कर क्या होगा, बाकायदा कम से कम 9-10 हेडिंग बनाओगे, कम से कम 4 पेज तो लिखना पड़ेगा,
तब जा करके कह सकते हैं कि आपको ठीक-ठाक मार्क्स इसमें 20 में से 15, 16 या जो आपको मिल सकते हैं, इतना मिल जाएगा, ठीक है? तो इतना ज़रूर लिखिएगा। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा जैसे मैं बाकायदा पॉइंट वाइज़ बता रहा हूँ ना, तो इस प्रकार से ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और एक काम कीजिएगा टेबल बना के जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हम भाषा लिख रहे हैं, तो कौन-कौन से राज्य में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। जैसे हमें डांस लिखना तो भाई कौन-कौन से राज्य में कौन-कौन से टेबल भी आप बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है? दूसरा जैसे मैंने बात किया था खान-पान क्या है, कि बंगाल में क्या खाया जाता है, पंजाब में क्या खाया जाता है, ठीक है? या केरल, तमिलनाडु में क्या खाया जा रहा है, आप खान-पान, वस्त्र की भी आप टेबल बना सकते हैं, भई कहाँ के लोग कौन-सा कपड़ा पहनते हैं, ठीक है? बाकायदा आप टेबल बना करके भी इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इसी प्रकार से लिख के आइएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सतत विकास क्या है? बच्चों में मूल्य के संवर्धन की विधि बताइए। क्वेश्चन भी 20 नंबर का ही रहेगा। देखो एक बात याद रखिएगा एग्जाम में जब अथवा करके आता है, जैसे यहाँ टू लिख रखा ना, अथवा करके लिखा, तो मैंने पहला तो बता दिया, मैं दूसरा सतत विकास वाला आपको बता रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में करते समय ना आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं आपको दोनों करने हैं, ठीक है? तो देखिएगा सतत विकास की हम लोग बात करते देखिएगा। सतत विकास देखिएगा, लाखों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। तीव्र गतिविधि से औद्योगिकरण हो रहा है और गैर नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। इस सबसे पहले मैं सतत विकास को इजी लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, जैसे आप सबको पता होगा कि भाई आजकल अगर आप देखेंगे तो जो खेती योग्य भूमि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सॉरी कम होती जा रही है। खेती योग्य जो भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगती जा रही है, जिससे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर या धरती पर जो संसाधन है, संसाधन मतलब पानी, गैस, जो कुछ भी चीजें हैं, रिसोर्स जो हैं, वो धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सतत विकास इस बात को कहता है कि जो संसाधन है हमको इस प्रकार से यूज करना है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी उन संसाधनों को यूज कर सके। सतत विकास की एक सिंपल सी परिभाषा है, कहती है कि मौजूदा संसाधनों का जो प्रयोग वर्तमान पीढ़ी कर रही है, वही संसाधनों का प्रयोग हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कर सके। सतत विकास का यही लक्ष्य है। और सतत विकास का सिंपल सा अगर बात करें, जैसे आज हम लोग पेट्रोल का यूज कर पा रहे हैं और खास तौर से ऑक्सीजन सही से ले रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियां जो जिन संसाधनों का यूज आज हमारी पीढ़ी कर रही है, आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का यूज कर सकें, यही सतत विकास का लक्ष्य है। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना, लगातार डबल, यानी सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है? इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? एक खास तौर से सतत विकास का क्या है, लक्ष्य है। सतत विकास इस बात को कह रहा है कि जिस प्रकार से आप यानी वाहन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा शोर है, इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, तो आने वाले समय, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां वो संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सतत विकास के लक्ष्य को इस करके बनाया गया है कि आज की जो पीढ़ी है जो इन संसाधनों का प्रयोग करे, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं संसाधनों का क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। यही क्या है, सतत विकास का लक्ष्य है, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्य देशों ने 2015 में हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है? अगर मैं बात करूं सतत विकास को लेकर के, सबसे पहले 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जिसमें सतत विकास शब्द को पहली बार लाया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है? ब्रुटलैंड आयोग ने 1987 के बाद इस अवधारणा को लोकप्रिय किया, जिसमें सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। कहने का मतलब क्या है कि हमें वर्तमान पीढ़ी से समझौता किए बगैर आने वाली पीढ़ियों के भी हमें संसाधनों को बचाना है। यही सतत विकास का लक्ष्य है। यह विकास एक दृष्टिकोण है जिसमें जनसंख्या हो, पशु हो, पौधों की प्रजातियां हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, प्राकृतिक संसाधन हो, जो गरीबी, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा या
इस जैसी चिंताओं को एकीकृत यानी इकट्ठा करने की बात करता है। यानी सतत विकास कह रहा है कि भाई मेरे, अगर मैं सतत विकास की बात करूं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझा, यानी भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां, आने वाले जो लोग हैं, उनसे समझौता किए बगैर आज की जो पीढ़ियां, उनका वो भी यूज, यानी आज की जो पीढ़ी है जिन चीजों का प्रयोग कर रही है, आज की पीढ़ी जो जिन संसाधनों का प्रयोग कर रही है, उन्हीं सारे संसाधनों का, उन्हीं सारी रिसोर्स का आने वाली जो पीढ़ियां वो भी यूज कर सके, इसी को हम सतत विकास के रूप में कहते हैं। सतत विकास और मानवीय आवश्यकताओं के बारे में धारणा केवल पर्यावरण से संबंधित मामलों तक ही नहीं की जा सकती, बल्कि सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है। इसके दायरे में 3 परस्पर, पर्यावरण, सतत आर्थिक विकास और सतत सामाजिक राजनीतिक को भी शामिल है। सतत विकास सिर्फ पर्यावरण को लेकर ही नहीं, बल्कि एक खास तौर से जो सतत विकास है उसका दायरा बहुत बड़ा है। पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक विकास की बात करता है। सतत विकास ये नहीं कहता कि भाई पर्यावरण को बचा लो और इन्वायरमेंट को टूट पड़ो उसको सुरक्षा करने के लिए, बल्कि हमें आर्थिक विकास भी उसके साथ साथ ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि भाई आर्थिक, जैसे कहीं कहीं तुमने देखा आर्थिक विकास तो खूब हो रहा, खूब कंपनी वंपनी लगा दिया, लेकिन पर्यावरण का ध्यान ही नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। सतत विकास कहता कि भाई पर्यावरण को बचाओ, लेकिन साथ साथ उसके साथ कंपनी इंडस्ट्री भी लगाओ, आर्थिक विकास भी करो। और यहाँ जो है यह सामाजिक राजनीतिक विकास की भी बात करता है, यानी समाज भी आगे बढ़े इसकी भी बात करता है। यानी सतत विकास जो है वो एक कह रहा है कि पर्यावरण को बचाते हुए हमें आर्थिक विकास करना और सामाजिक विकास करना है। ये नहीं है कि जैसे कई बार ऐसा होता कि भाई आर्थिक विकास की अंधाधुंध में कई बार पर्यावरण का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। देखा होगा ना कि कंपनी लगती चली जा रही, इंडस्ट्री लगती चली जा रही है, बहुत सारे कंपनियां लग रही, इंडस्ट्रियां लग रही, पर्यावरण का 1% भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो सतत विकास करा कि भाई कंपनी इंडस्ट्री लगाओ, पैसा कमाओ, आर्थिक विकास करो, समाज का विकास करो, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि पर्यावरण का इतना ध्यान रख दिया, इतना ध्यान रख दिया कि आर्थिक विकास ही नहीं हो पाया, सब ठप हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी दोनों चीजों की बात करता है। यानी ये कह रहा है कि पर्यावरण को तो बचाना है, उसके साथ साथ आर्थिक विकास, कंपनी, इंडस्ट्री और समाज का विकास भी होना चाहिए। दोनों को साथ लेकर के चलने की बात करता है। इसी को बोलते हैं सतत विकास। भाई पर्यावरण भी बचा रहे और हमारी आर्थिक तरक्की भी होती रहे। इन दोनों चीजों को कह सकते हो कि एक साथ लाने की जो बात करता है उसे हम सतत विकास कह रहे हैं। समझ रहे हो? और इस सतत विकास को भाई पर्यावरण भी बचाओ, आर्थिक विकास भी करो, समाज का विकास भी करो, यही सतत विकास है। और सतत विकास इसी में एक बात कहता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनके लिए भी संसाधन मौजूद रहें। आज की पीढ़ी जो है यूज कर रही है, आने वाली पीढ़ियां भी उसको यूज कर सकें, इस बात को कौन कहता है? सतत विकास कहता। और सतत विकास में जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों का मतलब क्या? आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो इस बात को समझे कि भाई पर्यावरण भी जितना बचाना जरूरी है, उतना आर्थिक विकास भी जरूरी है। और जितना हमारे लिए पैसा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जरूरी है, उतना हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो आर्थिक विकास की कोई कुछ नहीं, आदमी ही नहीं रहेगा। और भाई अगर पर्यावरण है, आर्थिक विकास ही नहीं है, तब भी आदमी भूखा मर जाएगा। यानी दोनों चीजों को कह सकते हैं कि साथ लेकर के चलने वाली जो बात है वह आर्थिक विकास कह सकते हैं। आर्थिक विकास जी एक बात करता है, यानी सतत विकास तकनीकी विकास की बात करता है, अर्थव्यवस्था बढ़े, राजनीति बढ़े, नीति बढ़े, यानी ये सभी चीजों के लक्ष्यों को एक साथ लेकर के चलने की जो अवधारणा, जो विचार है, उसे हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या करें हम लोग? सतत विकास करें। ठीक है, ये सतत विकास है और सतत विकास के लक्ष्यों में हम इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी इसको लिखना है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण में परिवार और सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं आप लोग, ये आया हुआ है। चौथा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक नंबर, ये चौथा क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 4 का रहेगा। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर ब्लॉक नंबर 4 यानी खंड नंबर 4 में, पहले चैप्टर में ही आपको मिलेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें हमें 2 चीजें बतानी है। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो इसमें ये भी बताना कि सामाजिकरण क्या होता है और सामाजिकरण में परिवार और सहकर्मी की भूमिका
क्या-क्या होती है? 2 चीज़ें बतानी, तो हमें सामाजीकरण भी बताना पड़ेगा 1.3 में और 1 यानी 1.7 में से परिवार और सहकर्मी की भूमिका, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जब लिखना शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सामाजीकरण के बारे में लिखेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ तो सामाजीकरण क्या है? तो सामाजीकरण माता-पिता, शिक्षक, सहकर्मी, पड़ोसी एवं शैक्षिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। समाजीकरण का मतलब भाई मेरे होता है कि अगर कोई आदमी जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी हम लोग जो अपने मम्मी-पापा से, अपने टीचरों से, अपनों पड़ोसियों से हम कहीं पढ़ने जाते हैं, जो कुछ भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं या तमाम संस्थानों से जुड़ते हैं, इसी को सामाजीकरण कहा जाता है। समझ रहे हो? अरे समाजीकरण का मतलब होता है सोशली, एक प्रकार से समाज के साथ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है? तो भाई स्कूल गया तो उसका सामाजीकरण हुआ, क्योंकि स्कूल में जाकर के वो उसके कुछ दोस्त बने होंगे, किसी स्कूल में गए उसको कई सारे टीचर मिले होंगे, यानी उसका सोशल स्टेटस बढ़ गया। तो कहा जा रहा है कि भाई समाजीकरण जो है, समाजीकरण समाज का सदस्य बनने की प्रक्रिया, यानी समाजीकरण का मतलब होता है कि जब कोई आदमी समाज का सदस्य बनता है, ठीक है? उसकी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। और समाजीकरण में मम्मी-पापा, टीचर, सहकर्मी, पड़ोसी, धार्मिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, इस इन सब के द्वारा किया जाता है। और समाजीकरण जो है, उसको आप कह सकते हैं जो हम मूल्य सीखते हैं, मूल्य वैल्यूज, जैसे भाई स्कूल में गए तो स्कूल वालों ने बताया है तुमको कि तुमको बैठना कैसे है, तुमको अपने से बड़ों को नमस्ते करना है, अपने बड़ों से क्या करना है, इसी को बोलते हैं समाजीकरण। जैसे तुम किसी धार्मिक संस्थान में गए, जैसे मान लो कोई हिंदू है तो उसको भैया बताया गया, उसको धार्मिक संस्थानों बताया गया तुमको जाकर के भगवान की मूर्ति है उसको चरण झुकाना, या कोई इस्लाम में है या कोई क्रिश्चियन में है, तो उस प्रकार से उसका सामाजीकरण क्या है, होता रहता है। समझ रहे हैं? ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, समाज का सदस्य बनने के लिए हम जिन मूल्यों, मान्यताओं तथा मानदंडों को सीखते हैं, उससे कुछ सराहना की जाती है। तब सराहना नहीं की जाती, बल्कि कुछ हद तक उसकी कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है, जैसे आपने भाई जैसे अगर हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे जो बातचीत करने का तरीका है, इसको बोलते हैं भाई समाजीकरण। जैसे आज आपके आस-पास का जो गली मोहल्ला है, वहाँ से तुमको सब जानते हैं, तुम्हारा सबके घर पर आना-जाना है, तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे समाजीकरण। जैसे मान लो कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर कोई आता-जाता नहीं, तो बोलेंगे भई ये सामाजिक आदमी नहीं है। सामाजिक आदमी, समाजीकरण वही होता है, ठीक है? यानी लोगों से मेल-जोल, व्यवहार जो हमारा बनता है, उसको हम लोग समाजीकरण कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि सभी व्यक्तियों को अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है, किंतु हम उस पर व्यवहार कितना निर्धारित करें, यानी शायद इसलिए समाजीकरण जो है आचरण, यानी समाजीकरण कोई लिखा नहीं कैसा सामाजिक, बच्चे के पालन पोषण का कोई नियम नहीं है, बच्चा अनुकरण, अनुकरण मतलब समझते हो, जैसे हम देखते हैं हम लोग क्या करते हैं वैसे सीखते हैं, इसको बोला जाता है अनुकरण, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि जैसे मान ली तुम्हारे घर में कोई छोटा-सा बच्चा है, ठीक है? तुम जैसा करोगे बच्चा वैसा ही करेगा। तो कहा जा रहा है कि हम लोग जो है अनुकरण से सीखते हैं। तुम लोग देखते होगे ना, जैसे मान लीजिए कि भाई तुम्हारे घर में तुम जो काम करते होगे ना, तो वैसा तुम्हारा जैसे छोटा-सा भाई है, बहन है या तुम्हारा बेटा है, तो भी वैसे ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, तो आप जो प्रक्रिया, जैसे मान लो किसी 2-4 साल का लड़का है या लड़की है, आप मंदिर जाती हैं, आप जैसे पूजा करती हैं, तो छोटी बच्ची या छोटा बच्चा भी वैसे ही करेगा। तो हम लोग जो समाजीकरण को सीखते हैं, वो अनुकरण के ज़रिए सीखते हैं, ठीक है? अनुकरण करते हैं ना? एक अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति बन सकता है, इसके विपरीत भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे, हम वैसा चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसा हमको दिखेगा ना, अरे भाई एक बात बताओ, हमारे आस-पास जो मेरे दोस्त हैं सारे डाकू हैं, तो मैं भी डाकू बन जाऊँगा, स्वाभाविक सी बात है। या मान लीजिए मेरे आस-पड़ोस में जो लोग हैं सब ये कहने का मतलब आपका आस-पड़ोस कैसा है, आपकी संगत कैसे है, व्यक्ति वैसा बन जाता है। यानी हम लोग जो है बचपन से ही क्या किसके ज़रिए सीखते हैं, अनुकरण के जरिए सीख रहे हैं ना। समाजीकरण प्रक्रिया पहाड़ और पठारों के चक्रों में शुरू होती है। पहाड़ यानी समाजीकरण में व्यवहार तीव्रता से सुधार से संकेत करता है, और पठार का अर्थ है सामाजिक व्यवहार में कोई सुधार और प्रतिगमन नहीं है। कहने का मतलब है कि समाजीकरण व्यक्ति का जन्मजात
शुरू होता है जब से पैदा होता है तब से उसका सोशल चीजें को सीखना शुरू करता है और मृत्यु तक व्यक्ति क्या उसको सीखता रहता है। इसी को हम बोल रहे हैं समाजीकरण। समाजीकरण मतलब जैसे भाई मैंने अभी बताया कि किसी बच्चे ने जन्म लिया तो भाई उसकी वो बुआ के साथ उसका कैसा रहन-सहन है, अपनी मम्मी से कैसे व्यवहार करता है, पापा के साथ उसकी बातचीत कैसे है, वो अपने दादा से कैसे बातचीत करता है या वो गली मोहल्ले में कैसे बातचीत कर रहा है या उसके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है उसके कैसे बातचीत कर रहा है, यही समा या उसने उसने भाई स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, उसके सहपाठी कैसे हैं, उसके टीचर कैसे हैं, उनके साथ कैसे बातचीत कैसे है, इसी को हम सामाजिक देखो ना अगर कोई बच्चा मान लो कि माली की बहुत झगड़ा करता है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत गालियाँ-वालियाँ बक रहा है, तो लोग बोलेंगे इसके माँ-बाप भी ऐसे होंगे, शायद ऐसे ही। तो मतलब ये समाजीकरण है, आप समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई लड़का है, स्कूल है, कॉलेज में बहुत मार-पीट कर लेता है, बहुत लड़ाई-झगड़ा कर लेता है, तो कोई भी आदमी बोलेगा इसके माँ-बाप भी ऐसे हैं। यानी माँ-बाप उसके हों, ना हों, लेकिन उन पर ब्लेम आदमी डाल देता है। तो यानी कहने का मतलब हम समाज के साथ जैसा जुड़ रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसी को हम समाजीकरण कह रहे हैं। देखो समाजीकरण भैया क्या होता है कि जन्मजात होता है, जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। हम जन्मजात असामाजिक या समाज विरोधी हैं। क्या सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक और असामाजिक बनाने में सिंपल सी बात है भाई। समाज में जैसे रहोगे, आपका जैसा समाज होगा, आप वैसे बन जाओगे ना। सिंपल सी बात है ना कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति क्राइम कर रहा है, तो भाई आप भी उसी में चले जाओगे या आपका जैसा समाज होगा, आपकी जैसी सोसाइटी होगी, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो समाज जैसा है, व्यक्ति उसी प्रकार से उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। दूसरा जैसे ये तो हमने लिख दिया समाजीकरण क्या होता है। अब हमें इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है? अरे भाई परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है ना समाजीकरण में। देखो किसी व्यक्ति के जीवन का प्रारंभिक वर्ष जो समाजीकरण होता है वह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। प्रारंभिक सामाजिक यानी बचपन में हम लोग जो सीख रहे हैं ना, कह रहे हैं भाई मेरे जिसने जैसा सीख लिया वो व्यक्ति वैसा होता है। आप समझ रहे हो? जैसे आपका घर था यानी प्रारंभिक समाजीकरण का मतलब होता है बच्चा 14-15 साल तक जो सीख रहा है। एक बात याद रखना 14-15 साल तक आदमी जो सीखता है, अब 16 साल तक जो सीखता है, वो व्यक्ति जीवन भर वैसा ही रहता है। हो सकता है उसके पास पैसा कम आ गया, पैसा ज़्यादा हो गया हो या बात उसकी बदल गई, लेकिन उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा, वो लगभग सेम ही रहता है। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई समाजीकरण एक ऐसी चीज़ है कि शुरुआत में हम जो चीज़ें सीख लेते हैं, लगभग व्यक्ति वैसा ही होता है। अब देखो यानी सामाजीकरण को हम जनसंचार के माध्यमों से ये चीजें प्रभावित करती हैं। तो परिवार की क्या भूमिका समाजीकरण में? देखो एक परिवार बच्चे सहित उसके बिना भी पति पत्नी एक टिकाऊ संगठन है। परिवार में पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों वाले समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो सामाजिक संगठन में एक मौलिक इकाई है। जैसे एग्जांपल देकर के बताऊं, तुम लोग देखो जैसे मान लो भाई कि तुम्हारा जन्म हुआ, तुम 3-4 साल के थे, ठीक है? या मान लो तुम्हारी मम्मी-पापा में बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है, ठीक है? या आपके पापा ने आपकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया है, तो आपकी जो सामाजिक बनावट होगी या आपकी जो सोच होगी, जो प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ऐसे समय में बच्चा जब पलता है या बड़ा होता है, तो उसके मन में ये बातें क्या रहती हैं, बैठ जाती। तुम लोगों ने देखा भी होगा ना कि जैसा जिसका परिवार है, जिस परिवार से आता है, लगभग उस व्यक्ति की सोच, विचार और चीज़ें लगभग वैसी बनती चली जाती हैं। तो कह रहे हैं कि परिवार यानी जो फैमिली है, उसका सामाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका है किसी को बनाने में ना। जैसे उसकी फीलिंग कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसे है, उसका व्यवहार कैसे है, यानी परिवार आपका जैसा रहेगा, वैसा आपका सामाजीकरण होगा। जैसे मान लो भाई किसी के परिवार में बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत हैं और बातचीत अच्छे तरीके से करते हैं, उनका बच्चा ही वैसा होगा। अगर माँ-बाप बहुत शरीफ हैं, ठीक है? तो हो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि बच्चा भी शरीफ ही होगा, लड़ाई-झगड़ा नहीं करता होगा। और मान लो तुम लोग अगर किसी बच्चे को देख रहे हो कि बच्चा बहुत गाली-गलौज कर रहा, तो उसका सामाजीकरण लगभग वैसा ही होगा। हो सकता है कि माँ-बाप गाली-गलौज ना करते हों, लेकिन उसके आस-पड़ोस का जो माहौल होगा, लगभग वैसा ही होगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे यानी हमारा गली मोहल्ला कैसा है, हमारा आस-पड़ोस कैसा है और ख़ास तौर से परिवार का समाजीकरण में यानी हमारी सोचने समझने की प्रवृत्ति कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, यही तो समाजीकरण है। ये सारी चीज़ें परिवार पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। देखो जैसे इन्होंने इसमें एक तस्वीर बना रखी है जिसमें एक माँ कंप्यूटर पर काम कर रही है, उसका बच्चा रो रहा है। इसका मूल्य निकाला जा सकता है कि घर का वातावरण अच्छे सामाजिक दृष्टिकोण में सहायक होता है, जिससे बच्चा सामाजिक और सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। माता-पिता शिशुओं की
तात्कालिक शारीरिक भावनात्मक आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं। जैसे ये आवश्यकताएँ माँ भोजन, माँ के शरीर की गर्मी, खिलौने, संक्षेप में हम इसको खुशहाली देता है। कुछ आदतें बच्चों को सिखाई जाती हैं और कुछ आदतें माता-पिता को देख कर के बच्चे सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि परिवार में माँ-बाप का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रहा है, कैसी उनकी बातचीत रही, बच्चा लगभग वैसा ही बनेगा। ये सच्चाई है। आपका परिवार कैसा होगा, आप भी वैसे होंगे। आपके माता-पिता की जैसी बुद्धि होगी, अगर आपके माता-पिता बहुत शरीफ हैं, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी ज़्यादातर जो शराफ़त आप में दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन आपके माँ-बाप बहुत चालबाज़ हैं, बहुत दूसरे टाइप के सोचने वाले, आप समझ रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूँ, ठीक है? उनकी जैसी सोच है, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका परिवार कैसा है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। ये पालन-पोषण की हम लोग बात करें ना, उस व्यक्ति का सामाजीकरण वैसा ही रहेगा या वैसा होता ही चला जाता है। ठीक है? कुछ अच्छी आदतें बच्चों के सचेत रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन कई आदतें बच्चों अपने माता-पिता को देख कर के सीखते हैं। जैसे मान लो भई मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के माँ-बाप दिन भर लड़ते रहते हैं। क्या? बच्चे के माँ-बाप दिन भर लड़ते रहते हैं, तो संभावना है कि बच्चे में भी लड़ने की जो प्रवृत्ति है, जब मान लीजिए उसकी जब शादी होगी, तब उसमें भी वो प्रवृत्ति रहेगी। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँ, जैसे मान लो भई कोई लड़का है, ठीक है? उसका फ़ादर उसकी माँ की कोई इज़्ज़त नहीं करता है या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है, ठीक है? जैसे कोई देख रहा है, बच्चा देख रहा है, लेकिन जब उसकी शादी होगी तो ज़्यादातर चांसेज़ है कि वो अपनी पत्नी की भी इज़्ज़त नहीं करेगा, सच्चाई है, क्योंकि उसने बचपन से उन चीज़ों को देखा है। आप समझ रहे हैं क्या मैं बात कह रहा हूँ? ठीक है? तो घर का जैसा माहौल रहेगा, व्यक्ति वैसा अनुसरण करेगा। जिसका जैसे मान लीजिए आपके फ़ादर जैसे आपको मम्मी की इज़्ज़त करते हैं, कितना कम करते हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना इज़्ज़त करते हैं और उनका कितना आदर करते हैं, आप में वो चीज़ें सहेजती चली जाती हैं। आप भी आपकी जब शादी होगी, तो आपका नेचर भी लगभग वैसा ही होगा। ठीक है? या हो सकता है 19-20 का फ़र्क पड़ जाए, लगभग वैसा ही बन जाता है। तो बच्चा माँ-बाप को जैसा देखता है, वैसा होता चला जाता है। मैंने बोला ना जैसे लड़ने-वड़ने की प्रवृत्ति को मैंने एग्ज़ाम्पल देकर के बताया, ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आवाज़ की तीव्रता शब्दों से अधिक सार्थक होती है। बच्चा आस-पड़ोस की भी जानकारी सीखने में सक्षम है। परिवार की स्थिति कैसा है, परिवार का स्टेटस कैसा है या परिवार का आकार कैसा है और माता-पिता की अपेक्षा कैसा है, ये भी चीज़ें बच्चों पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आप समझ रहे हैं? तो परिवार जो है, उसका बहुत ज़्यादा अभाव बच्चे में भावनात्मक अभाव है। जैसे बच्चे में शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसका इलाज बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, यानी कहने का मतलब है कि बच्चा कैसा होगा या उसका समाजीकरण कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, ये बहुत तक परिवार पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में दादा-दादी जो हैं, बच्चे के प्रति बहुत एक प्रकार से निराशाजनक उनका रहा है, उसको देखते नहीं हैं, तो उस बच्चे की प्रवृत्ति भी उन लोगों के प्रति वैसे ही बन जाएगी। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए भई आप किसी एक ऐसे परिवार से आते हैं, जहाँ पर पड़ोसी के साथ रोज़ झगड़ा होता है। तो आपकी जो प्रवृत्ति रहेगी पड़ोसियों के प्रति लगभग वैसी ही बन जाएगी। आप समझ रहे हो? ठीक है? जैसे आपकी मौसी हैं, आपकी बुआ हैं, जैसे आपकी मौसी या आपकी बुआ के साथ अब आपकी मम्मी का रिश्ता जैसे रहेगा, आपको बुआ नाम की जो प्रवृत्ति रहेगी, आप वैसे ही चीज़ों को सोचेंगे, आप वैसे ही समझेंगे। आप समझ रहे हैं? तो किसी भी व्यक्ति में जो प्रवृत्ति है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, वो परिवार का बहुत ही गहरा प्रभाव रहता है किसी व्यक्ति पर। लगभग इंसान वैसे ही सोचता है, वैसे ही देखता है किसी चीज़ को। आप देखा होगा ना कि जैसे आप किसी का ज़िक्र करोगे, जैसे आपने बताया कि मेरी बुआ तो ऐसी हैं, दूसरा बताया अरे भैया सबकी बुआ ऐसी नहीं होती, ऐसा भी होता है, बहुत सारा होता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जैसा बचपन से देख रहा है, वैसा उसका सामाजीकरण होगा, वैसी उसकी बातचीत होगी, उसका वैसा रहन-सहन होगा। जैसे मैंने एक बड़ा एग्ज़ाम्पल देकर के बताया ना कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता को बचपन से देख रहा है, उसकी माँ के साथ उसके पिताजी का व्यवहार कैसा है, तो ज़्यादातर चांसेज़ हैं कि बच्चे की जब शादी होगी तब भी वो अपनी वाइफ़ के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसने अपने एक पिता को देखा है ना, उसने आइडियल वही है ना। अब चाहे जैसे मान लीजिए उसके पिता मान लो उसकी मम्मी की इज़्ज़त नहीं करते थे, मारते-पीटते थे, तो ज़्यादातर संभावना है कि बच्चे का स्वभाव भी लगभग वैसा हो सकता है। आप समझ रहे हैं?
दूसरा सहकर्मी क्या होता है? अरे सहकर्मी का होता भाई मेरे जो हमारे लोग साथ रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम कहीं काम करते हो, तो तुम्हारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसी को सहकर्मी। तो सहकर्मियों की भी बड़ी भूमिका सामाजिकरण में होती है। जैसे होता नहीं कि लोग आके तुमको बोलते होंगे, "अरे यार मैं तो बड़ा शरीफ आदमी था और लोगों ने मेरे दोस्त थे उन्होंने सिखा दिया।" जैसे तुम देखते हो ना कि अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है, अगर कोई नशे का सेवन कर रहा है, बोलेगा तो लड़का तो मेरा बहुत ठीक था लेकिन उसके दोस्त बहुत खराब थे, दोस्तों ने उसको शराब पीना सिखा दिया, उसको गांजा पीना सिखा दिया। तो कहने का मतलब है कि सहकर्मी आपके कैसे हैं, इसका प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है, सामाजिकरण पर पड़ता है, ठीक है? सहकर्मी का अर्थ होता हम उम्र के लोग, ठीक है? या जो साथ आपके रहते हैं या उम्र के लोग हैं, सिंपल सी बात है ना सहकर्मी उन्हीं को कहते हैं या जो लोग आपके काम करते हैं या जो आपके हम उम्र के लोग हैं, उनको हम सहकर्मी बोलते हैं। एक व्यक्ति जो समूह के अंदर दूसरों के बराबर खड़ा हो जाता है, जब बच्चा अपने साथियों के साथ होता है, तब वह समान होते हैं। सामाजिकरण में एक नया सबक यहाँ सीखा जा सकता है कि लड़ना नहीं, मरना नहीं, बलपूर्वक अथवा रो करके खिलौने नहीं लेना है, समझकर कुछ सीखना, अनुशासित एवं आज्ञाकारी बनना, किसी स्थिति में नेता बनना या किसी का अनुयायी बनना। इस प्रकार साथियों के साथ खेलते समय संयोजन, सहनशीलता सीखी जाती है। सहकर्मी कहने का मतलब है जैसे मान लो आप हैं, ठीक है? आपके दोस्त जैसे होंगे आपका स्वभाव भी ऐसे ही होगा। जैसे मैं बताऊँ जैसे कोई बच्चा गाली-गलौज अगर सीख रहा है, ठीक है? या हो सकता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की अगर प्रवृत्ति है, तो हो सकता है कि माँ-बाप में अगर वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो हो सकता है उसके जो हम उम्र के लोग बच्चे होंगे या उसके जो जिनके साथ वो खेलता होगा, जिनके साथ उठता-बैठता होगा, उनका रिफ्लेक्शन या उनकी प्रवृत्ति उस बच्चे में आपको दिखाई देगी। क्योंकि वो लोग बताएँगे ना जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, वो रोज़ जा कर के फ़िल्म देखने जाता है, तो भी तुमको बोलेगा चलो, चलो मूवी देख कर के आते हैं, ठीक है? इसलिए तुमने देखा होगा कि इस चीज़ को मैं बहुत बारीकी से तुम सबको बताता हूँ, एक चीज़ तुमने देखा होगा कि बच्चा जैसा होगा उसका दोस्त भी वैसे होता है। क्या? समझ रहे हो? जैसे मैं मान लीजिए कि जैसे मान लो कि तुम क्लास में बहुत पढ़ने में होशियार रहोगे, बहुत तेज़ रहोगे, तो तुम्हारी दोस्ती ऐसे लोगों से ज़्यादा रही होगी जो पढ़ने में बहुत सच में बहुत तेज़ होंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं तो उसकी दोस्ती ज़्यादातर संभावना है कि ऐसे बच्चों से ज़रूर रही होगी जो पढ़ने में बिल्कुल लगभग उसके बराबर हैं। ऐसे बड़ी संख्या में आपने लोगों को देखा होगा ना कि जैसे जो होता है उसकी दोस्ती भी वैसे लोगों के साथ होती है ना, क्योंकि उस दूसरे के साथ वो टिक नहीं पाएगा ना, ये भी बड़ी संभावना रहती है। तो कह रहे हैं कि सहकर्मी का जो प्रभाव है, वो समाजीकरण पर पड़ता ही पड़ता है, किसी का भी सहकर्मी हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ कोई पढ़ता है, ठीक है? और भाई मुझे पढ़ना है, उसको कहीं घूम कर के आना है, तो मेरे ऊपर बार-बार वो प्रेशराइज़ करेगा, चलो घूम कर के आते हैं, चलो घूम कर के आते हैं, आप कितना मना करेंगे? तो लास्ट में या तो आपको जाना ही पड़ता है या फिर आपसे उससे उस व्यक्ति से आपको दूर ही होना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपको सामने खड़ी होंगी ना। तो कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति पर जो सामाजिकरण का प्रभाव पड़ता है, वो सहकर्मियों द्वारा भी पड़ता है। ठीक है? बोलते हैं ना बोला जाता है भाई जिसकी जैसी संगत होगी आदमी वैसे बनता चला जाता है। संगत का मतलब होता है आपने जिन लोगों का साथ किया है या आप जिन लोगों को देखते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं। साथ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ सुबह उठ करके नाश्ता कर रहे हैं और शाम को उनके साथ खाना खा रहे हैं, इसका मतलब नहीं। आप जिन लोगों को सुन रहे हो, जिन लोगों को देख रहे हो या जिन लोगों को वैसे आप बनते हुए चले जाएँगे, सच्चाई है। समझ रहे हो? जैसे तुमने कई बार लोगों का सुना होगा भाई कि हमारे दोस्त ऐसे थे कि हमारा साथ मिला और व्यक्ति में बहुत बदलाव आ गया, तो ऐसे होता है। तो सहकर्मी का जो प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने नहीं जाता था, उसके दोस्त ऐसे मिले जो घूमने-फिरने वाले लोग थे। भाई 4 साल बाद अब पता चल रहा है कि ये लड़का भी घर में रहता नहीं, घूमता ही रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समाजीकरण का प्रभाव है, कि यानी आपका सोशल स्ट्रक्चर जैसे आपको लोग मिले आपका आपका सामाजिकरण लगभग वैसे ही हो चुका है, क्योंकि ये प्रवृत्ति लोगों में होती है। तो सामाजिकरण का जो प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है, सहकर्मी आपके जो हम उनके जो दोस्त हैं, जो आपके आस-पास रहते हैं, ये आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सहकर्मी के साथ विद्यालय का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप कैसे स्कूल में पढ़ के आए, तुमने देखा होगा ना भाई कोई बिहार की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है और कोई जाकर के मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो आदमी में बहुत सोच का फ़र्क मान लीजिए कोई दिल्ली में जेएनयू जामिया में कोई जामिया में पढ़ रहा है और कोई जाकर के मान लीजिए कि बिहार या झारखंड या
किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर के दूर-दराज के कॉलेज से पढ़ के आया है, तो उसके उन दोनों के सोचने-समझने में बड़ी फ़र्क रहेगा ना। तो कहने का मतलब है कि आपका स्कूल कैसा है, आपका विद्यालय कैसा है, इसका इसका भी प्रभाव क्या रहेगा आपके समाजीकरण पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका सोशल आपके सोचने-समझने का तरीका, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपको यानी हर एक तरीका जो रहेगा वो आपका बिल्कुल बदलता हुआ चला जाता है। जैसे कोई बच्चा बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के आया है और कोई दूसरे स्कूल से पढ़ के आया तो बिल्कुल फ़र्क रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? या कोई आर्मी स्कूल से पढ़ के आया है और कोई ऐसे सरकारी स्कूल से पढ़ के आया तो उसमें सोचने-समझने की प्रवृत्ति ये बिल्कुल यानी विद्यालय का भी सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे विद्यालय है, उसके साथ अगर जैसे बात करूँ जनसंचार माध्यम यानी मीडिया का भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है आजकल लोग हम देखते नहीं कि हम लोग जैसे हम लोग समाचार सुनते हैं, जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, जैसे हम लोग जिन लोगों को सोशल मीडिया पर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमारा सामाजिकरण भी वैसा होता चला जाता। हम भी वैसे सोचते चले जाते। तुम लोगों ने देखा होगा ना कि अगर कोई व्यक्ति दिन-रात बैठ कर के एस्ट्रोलॉजर को देख रहा है, यानी ज्योतिषी को देख रहा है, तो उसी प्रकार की आदमी बातें करेगा, वो वैसी बात करेगा। यानी जो जैसे देखता है, उसका सामाजिकरण या उसकी बातचीत या उसका तौर-तरीका, सोचने की, समझने की जो चीज़ें हैं, लगभग वैसे यानी उसके मूल्य, उसके मापदंड, उसकी सोच, उसके वैल्यूज़ जो हैं, लगभग वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है? ये सामाजिकरण वाला ये पूरा ब्लॉक ही चलेगा, ठीक है? अगला जैसे इसमें क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, दूसरा देखिएगा एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, जैसे क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, मीडिया क्या है? मीडिया के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भाई मीडिया तो सबको पता है ना, कि मीडिया क्या होती है और मीडिया के क्या पूछा था इन्होंने, इसके नकारात्मक प्रभाव पूछे गए थे, ठीक है? तो भाई मीडिया का नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो मीडिया का बहुत सारा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप देखते हो मीडिया मीडिया का मतलब न्यूज़ चैनल हो गया, ठीक है? ये भी मीडिया में आता है। हमारे जो समाचार हैं, वो भी मीडिया में आता है और रेडियो ये भी मीडिया में आता है और ख़ास तौर से आप लोग जो आज सोशल मीडिया फ़ेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, या यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें ये भी मीडिया में ही आती हैं। तो मीडिया क्या होता है? मीडिया 3 प्रकार का मोस्टली होता है, मैं अगर बताऊँ, ठीक है? कितने प्रकार का होता है? मीडिया 3 प्रकार का। एक होता है भई जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड मीडिया। क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया, ठीक है? प्रिंट मीडिया मतलब जो छप रहा है, जैसे अखबार है, मैगज़ीन है, ये प्रिंट मीडिया में आता है। दूसरा मीडिया कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे जिसमें मोबाइल है, रेडियो है, मोबाइल ख़ास तौर से टीवी-वूवी जो आता है, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है? तो ये 2-3 मीडिया अब ख़ास तौर से आज एक मीडिया और जो सोशल मीडिया के रूप में आप जिसको देखते हैं। तो ये एक आखिरी चैप्टर आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 5 में मीडिया को लेकर के। तो जैसे इन्होंने पूछा था मीडिया क्या दूसरा पूछा था मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा मीडिया क्या है, ठीक है? मीडिया, तो मीडिया आप लोग कह सकते हो कि जो समाचारों का आदान-प्रदान करना या जानकारियों का जो आदान-प्रदान करना है, उसका काम इसको काम कौन करता है भाई? मीडिया करता है, ठीक है? वो सारा काम किसका है? मीडिया का है। तो काम मीडिया क्या है सबसे पहले देखो, अगर मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों को संदर्भित करता है। संचार हमें मनुष्य बनाता है, हम संचार के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है? जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये किसके ज़रिए संभव है? एक प्रकार से कम्युनिकेशन जो हमारी हो रही है, एक प्रकार से या कोई डिवाइस के ज़रिए संभव हो रही है ना? जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। अगर आप सुन रहे हैं मेरे को, तो अभी आपको गूगल मीट के थ्रू आपको प्रोवाइड हो रही है ना? तो कहने का मतलब है ये यानी मीडिया मीन्स होता है यानी किसी ट्रांसमीटर के साथ उसको यानी मीडिया मतलब संचार, संचार जिसको हम इसको कई बार इसको बहुसंचार भी बोलते हैं ना, मास मीडिया बोलते हैं। मास कम बड़ी संख्या में जब कम्युनिकेशन की जाए, ठीक है? तो मीडिया संचार से वंचित हम अलग-थलग, अकेले और उदास हो जाते हैं। सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकता तब हमें उत्पन्न हुई जब मनुष्य तीव्रता से बड़े सामाजिक समूह में रहने लगे। संचार की कला के बिना मनुष्य एक प्रजाति के रूप में समृद्ध नहीं होता, इसलिए उस मीडिया
मीडिया के संसाधनों तथा चैनकों की श्रृंखला बनी। कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अकेला नहीं रह सकता और मनुष्य अपने विकास के लिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने साथ बातचीत को पहुँचा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। और मीडिया खासतौर से कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। मास मतलब बड़ी संख्या में कम्युनिकेट करना, यानी अपनी बात को पहचानने का तरीका है। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, दिल्ली की बात को हम कहीं और पहुँचा रहे हैं, ठीक है? या अमेरिका में जो घटनाएँ घट रही हैं, उसको छप करके इंडिया में आ रही हैं, तो क्या है? मास मीडिया, यानी ये ह्यूज लेवल पर बड़ी संख्या में कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं ना। मीडिया क्या करता है, सूचना और डाटा को संग्रहित करता है और लोगों को पहुंचाने का काम करता है। मीडिया के जरिए क्या, सूचना ही तो पहुंचाई जाती है। जैसे तुम मीडियम लोग, जैसे तुम अखबार पढ़ रहे हो या तुम टीवी देख रहे हो या तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जैसे मान लो आप कोई भी देख रहे हो, तो उसमें एक सूचना ही तो आती है कि उसमें सूचना आ रही है, ये हो देश में फलाना हो गया, ये हो गया, या आपको क्रिकेट है, या अब तो आपको तमाम जो जानकारी है, तो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में चीजें हो रही, तो क्या है, मीडिया क्या करता है सूचना प्रदान करने का है। दूसरा डाटा संग्रहित करता है, यानी जानकारी इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और मीडिया में जैसे विज्ञापन मीडिया होता है, देखा होगा ना, मीडिया में एक बड़ा चीज होता है, मीडिया में सिर्फ कम्युनिकेशन और जानकारी नहीं आती बल्कि विज्ञापन भी आता है। देखो ना कितनी सारी ऐड आती हैं। मीडिया खास तौर से विज्ञापन पर ही आधारित मीडिया है। अगर जैसे मान लो एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो भाई अखबार कितने का आता है, मान लो एक अखबार 5 रुपए का आता है, ठीक है? अगर आप डेली अखबार लोगे तो 3-4 रुपए का पड़ेगा। पहले 3 का पड़ता था, अब शायद 5 का पड़ता होगा, ठीक है? तो एक अखबार 3 या 5 रुपए में तो छपता नहीं। तो कहने को मीडिया में विज्ञापन आता है, प्रसारण मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, मास मीडिया है। मास यानी जो बड़ी संख्या में बात करते हैं। प्रिंट मीडिया यानी अखबार होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया आज जो सारा खास तौर से जो आप जिसको फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इनको हम डिजिटल मीडिया में गिनते हैं। प्रसारण मतलब जो जानकारियाँ प्रसारित करते हैं। प्रसारण मीडिया में आप कह सकते हैं जैसे टेलीविज़न वाला जो मीडिया है, इसको खास तौर से हम प्रसारण मीडिया में देखते हैं। तो ये क्या है, मीडिया यही है, ठीक है? तो मीडिया का इन्होंने पूछा था, मीडिया का नकारात्मक प्रभाव बताओ भाई, यानी इसका नेगेटिव प्रभाव क्या-क्या पड़ा? तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मीडिया जो है उसका नकारात्मक प्रभाव, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं कि मीडिया का नकारात्मक प्रभाव तो बहुत बड़े लेवल पर आप इसको वैसे भी इंगित कर सकते हैं। जैसे मीडिया की अगर मैं बात करूँ, तो मीडिया का भैया पहला, मीडिया हिंसा, इस तथ्य पर जोर देते हुए बहस को विषय है कि मीडिया हिंसा का विशेष रूप से बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे भय, हिंसक व्यवहार, आक्रामकता, असंवेदनशीलता में करे कि मीडिया जब हिंसा की बात करता है या हिंसा की खबरें दिखाता है, तो बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति होती चली जा रही है। आप समझ रहे हो? मारपीट, गाली-गलौज, ठीक है? किसी का पैर तोड़ देना, किसी की हड्डी तोड़ देना, किसी का गला काट देना, तो क्या है? यानी मीडिया क्या कर रहा है कि ये हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, या लोगों में आप कह सकते हैं कि हिंसक प्रवृत्ति को दिखा रहा है। जैसे भई कोई खबर आती है, तुम लोगों ने सुना भी होगा कि किसी ने फ़िल्म देख कर के, मूवी देख कर के फलाना मर्डर कर दिया। तो यानी मीडिया जो है कई बार हिंसा को बढ़ावा देता है, ठीक है? एक अधिक व्यापक प्रभाव यह है कि टेलीविज़न दर्शकों के उत्पीड़न और पीड़ा के प्रति असंवेदनशील बनाता है। वह हिंसा के परिणाम को समझने, उसे सहानुभूति रखने, उसका प्रतिरोध करने, उसका विरोध करने की क्षमता खो देता है। जैसे अगर आप बह रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग टीवी देखते हैं, भई टीवी में खबर आ रही है कि फलानी जगह पर 20 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है? पुल गिर गया, 20 लोग मर गए। हम लोग सिर्फ़ उसमें नंबर देखे, भैया 20 मर गए। अब सुबह उठा देखा 25 हो गया, शाम को देखा 40 हो गया। तो यानी हम लोग असंवेदनशील हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? असंवेदनशील का मतलब है कि 40 आदमी मर गया है, उनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं। यानी मीडिया जो है लोगों को असंवेदनशील बना रहा है। यानी हम लोगों में संवेदनाएँ मर जाती हैं। आप इस बात को कह रहा है ना? जैसे भई हमारे घर का व्यक्ति नहीं है, तो हम सिर्फ़ काउंटिंग ही करते हैं। तुम देखा होगा ना, कहीं भी खबरें आती, कहीं भी जानकारी आती, भई पुल गिर गया, कुछ हो गया, इधर हो गया, भगदड़ मची, कुछ भी हो गया, तो उसमें सिर्फ़ एक नंबर आता है, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने नंबर। तो मीडिया हम लोगों को क्या कर रहा है, ये कह सकते हो कि असंवेदनशील, या असंवेदनशील यानी हमारी संवेदनाएँ मर गई हैं। ठीक है? हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि 50 आदमी मर गया, 150 देखा तुम लोग देखते हो रेल, कोई कोई अगर रेल की दुर्घटना हो जाती है, उसमें आ रहा कि 50 लोग, बुरा बुरा रविवार या काला रविवार 50 मरे। तो हम लोग सिर्फ़, हमारे लिए वो संख्या नंबर बन कर के रह जाता है, और ये हमको क्या कर रहा, असंवेदनशील बना रहा। समझ रहे हो? ये कह रहे हैं।
इस बात की अधिक संभावना है कि वे अपने समुदाय, खासकर रात को सड़क पर निकलने से डरते हैं, वे अजनबियों से, नए लोगों से मिलने से डरते हैं। सभ्यता की पहचान जो कि अजनबियों के प्रति दिखाई देने वाली दया है, खो गई। कह रहे हैं कि आदमी में पहले भैया अजनबियों के प्रति बहुत दया होती थी, लेकिन आज लोगों में जो दया है, जो सहानुभूति है, जो संवेदनाएँ हैं, लोगों में कह सकते हो धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, या वो जो संवेदनाएँ हैं, आप उसको कह सकते हो कि वो मरती चली जा रही हैं। समझ रहे हो क्या करें? कि यानी हम लोगों में किसी इंसान के प्रति जो संवेदना है, ठीक है? जो चीज़ें हैं वो लगभग-लगभग खत्म हो जा रही हैं। वो हमारे प्रति किसी व्यक्ति में प्यार नहीं है, ठीक है? ये मीडिया का प्रभाव है, ठीक है? जैसे हम देखते हैं, मैं बताया ना, जैसे हम सुबह अखबार उठते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं 50 आदमी मरे, हमारे सिर्फ नंबर है 50, जो दूसरे को पता है भाई फलानी जगह 50 आदमी मर गया जी। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या संवेदनाएँ खत्म हो रही। कई अध्ययनों से टेलीविज़न देखने में बिताए गए समय मोटापे की करें कि भई मीडिया हम लोगों का क्या करता है, समय खराब करता है, समय बहुत रहा। दूसरा लोग कह रहे हैं कि लोग जब मीडिया देख रहे हैं तो मोटापे की संभावना बढ़ रही है। दूसरा मीडिया क्या करता है, नींद की समस्या। लोग मीडिया इतना देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक इतना चला रहा है कि आदमी नींद नहीं ले रहा है, जिससे नींद की समस्या आ रही। किसकी समस्या जी? नींद की समस्या लोगों में आ रही है। यानी लोग सो ही नहीं रहे हैं, सिर्फ यानी मीडिया मीडिया में स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है? या टीवी देख रहे हैं या डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं, तो नींद की समस्या है, ठीक है? लोग सो नहीं रहे हैं, ठीक है? जिससे कई सारी बीमारियां भी लोगों में होती है। देखो ना कि दिन भर बैठ करके वो क्या बोलते हैं, चैटे स्क्रॉल कर रहे हैं, चैटे नहीं उसको क्या बोलते हैं, या ठीक है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आदमी सो नहीं रहा है, ठीक है। मीडिया का अत्यधिक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। कह रहे हैं कि अगर हम लोग मीडिया का ज्यादा तक प्रभाव करें, मीडिया मतलब जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब चला रहे जो लोग, आदमी टीवी भी देख रहा है, ये सब मीडियम आता है, तो इनकी हम लोग बात करें तो मीडिया से भैया क्या हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, या आँख पर हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, या आपको कई प्रकार की समस्या हो सकती है, किससे? मीडिया के ज़रिए। टीवी और अखबार में दिखाए जाने वाले विज्ञापन बच्चों पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो मीडियम भैया जो भी खबरें आती है, कोई ऐड है, तो उसका आपको सकारात्मक या नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फलानी दवाई खा लो, ऐसा हो जाएगा, इसको खा लो, वैसा हो जाएगा। ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। देखो मीडियम कितना सारा छप के आता हो, अखबार में छप के आता है ना? ये इस ना ये कोई दवाई बेच रहा है, कोई वो क्या बोलते हैं तबीज़ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो क्या रहा है ये मीडिया ये क्या करता है, लोगों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। देखो बहुत सारे लोग आकर के उसमें एस्ट्रोलॉज़र यानी ज्योतिषी बन के बैठे हैं। कुछ लोग उसमें आपको बताएँगे कि भई आपका घर का वास्तु खराब हो गया है। तो लोगों पर ये नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है रहता है। कुछ लोग मीडिया इस क्या बोलते हैं यूट्यूब पर जाकर के या सोशल मीडिया पे जाकर के देख रहे हैं धन लाभ कैसे होगा, बहुत सारा रील चल रहा है, बहुत सारा कहने का मतलब क्या इससे लोगों का क्या है समय खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? समय खराब हो रहा है। इससे लोगों पर सकारात्मक या नकारात्मक उसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है? जैसे भाई किसी ने कोई फ़िल्म देख ली, कोई मूवी देख ली है, तो उस व्यक्ति की सोच या समझ वैसी बन जाती है किसी चीज़ को लेकर के या किसी चीज़ों को लेकर के ना मीडिया के ज़रिए स्क्रीन पर दिखाने वाला सुपर हीरो की नकल करते हैं, जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये स्क्रीन पर तो भई जैसे मान लो किस इस तुमने किसी हीरो को देखा वैसे बनने की तुमने की और बाद में खतरा हो जैसे वो पहले चलता नहीं बताते थे भई शक्तिमान आता था और बच्चे छत से कूदने लगे थे, मैं भी शक्तिमान बन जाऊँगा। तो ये ऐसे सुपर हीरो की जो बता रहे हैं, आज बहुत सारे कार्टून आते हैं, ठीक है? जैसे हम कार्टूनों की बात करें या आपने कोई मूवी देखी है, तुमने वैसे भी देखा होगा कुछ लोग फ़िल्म देख कर के चोरी-वोरी करते हैं, सुरंग-वुरंग खोद देते हैं। ये तू दे या मर्डर-वर्डर कोई करता है कि फलानी मूवी देख अखबार में छप के आता तुम लोगों ने देखा होगा ना कि फलानी मूवी देख कर के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हत्या कर दी है या इन्होंने कोई भी क्राइम होता है तो उसमें तो ये क्या है स्क्रीन पर हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग वैसा करते हैं या वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये चीज़ को बता रहा है ना। मीडिया के अत्यधिक संपर्क के कारण नकारात्मक व्यवहार आने लगता है, जिससे उनका भविष्य करें मीडिया का अगर अत्यधिक हम यूज़ करेंगे जिसमें लोगों में एक आक्रामकता आती है। आक्रामकता मतलब एग्रेशन बहुत है, गुस्सा हो सकता है।
हमें गुस्सा हो या हमें खीज हो, इस प्रकार की चीज़ें भी बढ़ती चली जाती हैं किसी बच्चे में। तुमने देखा होगा ना कई बार वो खबर छप के आएगी कि माता-पिता ने पबजी खेलने से मना किया तो माँ को चाकू भोंक दिया या भाई को गला काट दिया। इस प्रकार की खबरें तुम लोगों ने देखा होगा क्योंकि किसी चीज़ को क्योंकि व्यक्ति में क्या आक्रामकता आ रही है। जैसे तुमने सुना भी होगा ना कि मम्मी ने मना किया पबजी खेलने से तो मम्मी को चाकू मार इस प्रकार की खबरें मैंने सुनी है, इसलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें भी क्या हैं, होती रहती हैं, समझ रहे हैं? तो ये सारी ये इसका प्रभाव क्या है? यानी मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या रहता है कि व्यक्ति में क्या है आक्रामकता आ जाती है। आक्रामकता है बहुत आक्रामक हो जाता है। बच्चों का वीडियो गेम खेलने और कंप्यूटर खेलने घंटों बिताने से इंटरनेट पर सर्फिंग करने से बहुत आनंद मिलता है। अभिभावक बच्चों का ध्यान मीडिया जगत से हटा कर के बाहरी यानी आउटडोर खेलों के तरफ हमें देखो बच्चा जो रहता है वो बाहर के गेम नहीं खेल रहे हैं बल्कि घर में बैठ कर के वीडियो गेम खेलते रहते हैं। इन सब का क्या है, इन सब का भैया नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। ये मीडिया का नेगेटिव प्रभाव इसका तो बहुत आराम से कोई भी लिख सकता है इसको 20 नंबर का जो तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? जैसे शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। कह रहे हैं कि आज देखो कि लोग बाहर गेम नहीं खेलते। तुम किसी गली में चले जाओ दिल्ली में देखो ना कौन गली में खेल रहा है? कोई गली में खेलेगा, गली में बच्चे ही नहीं है, गाड़ी मोटर है यार कौन खेलेगा बताओ? कोई ग्राउंड है खेलने के लिए? बताओ तुम पार्क में जाओगे, पार्क में उसने लिख दिया है कि पार्क में खेलना वर्जित है, वहाँ बैठ के आदमी रोज़ ताश खेल रहा है और क्या है? खेलने का कहीं ग्राउंड है बताओ? तुम दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में लोग रहते हैं या मैं यहाँ रोहतक की बात करूँ भाई गाँव-वाँव हो तो वहाँ तो आदमी उसके पास खेत है, बगीचा है, खेत में जाके आदमी खेल ले रहा है। ये यहाँ कौन खेलेगा मेट्रो सिटी में जाकर के बताइए? यहाँ तो कोई ग्राउंड है, ग्राउंड इतना दूर है, खेलने भी कौन जा रहा है? जिसको खास तौर से इस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है, समझे? तो कहाँ आदमी जाता है? वो वीडियो गेम खेल रहा है, ये चीज़ें। इसका भी क्या है, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है? शारीरिक वही पहले लोग होते थे, खेल-वेल लेते थे, चीज़ें थी खेल लिया या किसी के पास आपके पास या घर इतना बड़ा आपका है कि आपके पास सारी सुविधाएँ आप घर में खेल ले रहे हो तो या इतनी सुविधाजनक आपका घर है तभी हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। आउटडोर गेम अगर आ जाए आपको खेलनी है और जैसे दिल्ली और गुड़गाँव और मेट्रो सिटी में आप जैसे रह रहे हैं, मुंबई में आप रह रहे हैं, तो आपको आउटडोर गेम खेलना है तो बाहर जाइए या तो फिर आपका एक परिवार इतना संपन्न है, कि इतना पैसा है कि उसका 500 गज का है, 600 गज का या 1000 गज का आपका घर है, कि घर में ही वो इतना जगह खाली है कि घर में ही पार्क बना लिया तो आपका पर्सनल है तो आप खेल सकते हैं। नहीं तो संभावना ही नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इस यानी और फिर बच्चा क्या करता है, इंटरनेट पे जाके वीडियो गेम खेल रहा है या चीज़ें कर रहा है, वो सिर्फ़ वो यानी हम बाहरी चीज़ें नहीं करते। ये इसका क्या होता है, सारी चीज़ों का ना खेलने से उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अपराध बढ़ता है तो मीडिया अपराध को बढ़ाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। जैसे हम लोग बहुत क्राइम के कोई बैठ कर के क्राइम की फ़िल्में देख रहा, क्राइम का वेब सीरीज़ देख रहा है, ऐसे-ऐसे लोग देखते रहते हैं। तो इससे क्या है, इससे भी समाज में जिसको आज देखो कितना आदमी में गाली-गलौज की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये चीज़ें क्या ये मीडिया का क्या है, ये नकारात्मक प्रभाव है। तुम लोगों ने देखा ना, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इससे अपराध भी बहुत बढ़ता है। क्या? अपराध। देखो कानून इतना सारा बन गया लेकिन अपराध है और क्राइम रुकता नहीं है। लोग अलग-अलग तरीकों से अपराध कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों के ज़रिए अपराध करते हैं। तो क्या है, यानी मीडिया के ज़रिए अगर हम लोग देखेंगे तो अपराध जो है, वो भी चीज़ें बढ़ती हैं अगर हम मैं बात करूँ ना, तो अपराध बढ़ता है। जैसे यमी सबसे अच्छा उदाहरण आरूसी हत्याकांड है, जिसे लगभग सभी भारतीय समाचार चैनलों कई दिनों तक दिखाया, जबकि सड़क पर रहने वाली बच्चियों की दुर्दशा बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं थी। कह रहे हैं कि मीडिया किसी-किसी मामले को इतना ज़्यादा दिखाता है, दूसरा मामला दिखाता ही नहीं है। तो मीडिया में ये भी बड़ी खराब है। और उसी हत्याकांड एक बड़ा पुराना 2008 का है, खास तौर से नोएडा के आस-पास घटना घटी थी। उसका इन्होंने इग्नू की बुक में ज़िक्र किया कि कई बार मीडिया ऐसा होता है, किसी एक मुद्दे को इतना ज़्यादा उछाल देता है कि बाकी मुद्दे जैसे देश में उस समय कुछ हो ही नहीं रहा हो। सब समझ लो राम-राज फैल गया है। कई बार ऐसा देखा होगा ना, किसी घटना का इतना लंबा प्रभाव है, जैसे मान लो इलेक्शन चलता अगर मैं बात कहूँ, जब देश में लोकसभा या किसी विधानसभा के इलेक्शन चलते हैं और तुम किसी दिन जिस दिन वोटिंग होती है या जिस दिन काउंटिंग मतलब जिस दिन मतगणना होती है, उस दिन पूरा दिन-रात या मैं पूरे दिन की बात कहूँ तो पूरे दिन में वही खबर आती है और कोई खबर सारी खबरें दब जाती हैं। तो कह रहे हैं ये भी मीडिया का क्या है, बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव है कि मीडिया किसी मुद्दे को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है और कई सारे मामले रहते हैं, दब जाते हैं, उनकी कोई खबर बन नहीं पाती है, ठीक है? तो ये भी मीडिया का क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव जो है हम लोगों को देखने को मिलता है।
तो ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं? जैसे ये मैं मीडिया क्या होता है, ठीक है? इसको करके ज़रूर आइए, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन और 20 नंबर के लिखने के लिए आपको हेडिंग बना कर के लिखना पड़ेगा, ठीक?